हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग 11th क्लास में जा चुके हैं या जाने वाले होंगे। लॉकडाउन के दौरान 10th का रिजल्ट आने में थोड़ा देरी हो रहा है या किन्हीं स्टूडेंट को किसी बोर्ड से उनका रिजल्ट आ चुका है। सीबीएसई बोर्ड वाले को तो अभी एक पेपर बाकी है, बिहार बोर्ड वाले का कॉपी इवेल्युएट हो रहा है ना। तो समय, जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट को खुद पे विश्वास होगा वो जरूर पास करेंगे। और ऐसे भी ये जान के रखें कि 96% रिजल्ट होने वाला है। वो 4% ही कुछ अजूबा टाइप के होंगे जो फेल करने वाले में से होंगे या वो 11th में नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी सब 11th में जाएगा ही जाएगा। अब 11th में आने के बाद जैसे 10th तक आप लोग 10th तक आप लोग सब विषय पढ़ें, मैथ पढ़ें, साइंस पढ़ें, सोशल साइंस पढ़ें, है ना। लेकिन जैसे ही 10th से आप 11th में आते हैं तो आपके लिए जो सब्जेक्ट वो 3 भाग में बढ़ जाता है ना। वो होता है, एक होता है कहलाता ISC, एक होता है IA और एक होता है ICOM। ठीक है, ISC मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, IA इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स और ICOM इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो साइंस जो स्टूडेंट लेंगे तो साइंस में पढ़ा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, ये साइंस विद्यार्थी के लिए है। आर्ट्स और कॉमर्स, आर्ट्स में आप सोशल साइंस के बारे में और कॉमर्स में जो आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, हिंदी और इंग्लिश सभी में पढ़ना नेसेसरी है। बाकी सब इससे रिलेटेड सब और सब्जेक्ट होते हैं। तो हम लोग जो स्टूडेंट आज फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको क्या करना है, ISC करना है, फिजिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी को। अब ISC में भी 2 पार्ट आता है। एक पार्ट आता है मैथ से रिलेटेड और एक पार्ट आता है बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट जनरली ट्रेंड बना होता है कि जैसे ही मैट्रिक पास करते हैं, 10th पास करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं तो थिंकिंग हो जाती है कि मैथ लेकर पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग फील्ड में, बायो लेकर पढ़ेंगे तो मेडिकल फील्ड में। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिंपली 11th करना होता है, 12th करना होता है, फिर ग्रेजुएशन जाके करते हैं, है ना। तो हर स्टूडेंट का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना। उनके अंदर का अपना थिंकिंग है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट आ गए हैं साइंस डिपार्टमेंट में और वो 11th क्लास में है तो 11th क्लास में फिजिक्स में ये सब पढ़ना है, ये सिलेबस हुआ उनके लिए। अब देखिए फिजिक्स का क्या सिलेबस, फिजिक्स का जो सिलेबस है वो 3 भाग में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है मैकेनिक्स, हीट, सेकंड में हीट और थर्ड में साउंड। क्या क्या है, मैकेनिक्स, हीट और साउंड। एक बात क्लियर कर दे कि जो बच्चे जैसे कि 9th और 10th आप लोग पढ़ाई किए तो 9th का कोई सवाल 10th बोर्ड में नहीं आया, सिलेबस में नहीं है। उसी प्रकार से 11th का कोई भी सवाल 12 बोर्ड में नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा, है ना। अभी तक के वर्तमान सिलेबस के तहत, वर्तमान जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसके तहत, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर, क्योंकि जो इस साल 2020 में 11th में आएंगे, 2022 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, क्या होता है बीच में कह नहीं सकते हैं नियमतः। लेकिन अभी नियम यही है कि 11th का ही सेक्टर है, 12 में नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिजिक्स जो टॉपिक है, इस फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस में आता है। तो फिजिक्स के सिलेबस में क्या है, 3 पार्ट, मैकेनिक्स, हीट और साउंड। अब मैकेनिक्स सबसे ज्यादा 11th में पढ़ना है फिजिक्स में, वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में देखिए क्या है, मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, सेकेंड है वेक्टर एंड स्केलर। देखिए ये जो 2 टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर एंड स्केलर, ये 2 टॉपिक है जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब यूनिट एंड डायमेंशन अगर आपका क्लियर नहीं होता है, यूनिट एंड डायमेंशन आपका क्लियर नहीं होगा तो होगा क्या आपसे कि फिजिक्स कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो फिजिक्स को समझने के लिए फिजिक्स में जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए कुछ यूनिट होते हैं, कुछ डायमेंशन होते हैं, ठीक है। उसको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत ऐसे सवाल होते हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिस पर, क्योंकि ऑप्शन ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होता है उसमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत होते हैं, 1 ऑप्शन सही होते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो यूनिट और डायमेंशन के बेसिस से 3 ऑप्शन नहीं तो 2 ऑप्शन छट जाएंगे, मगर तो 2 ऑप्शन आपको लगेगा कि 2 ही ऑप्शन में से कोई 1 ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिस पर छाट देंगे। अगर 3 ऑप्शन को छट जाता है तो समझिए कि आपके लिए काफी बेहतर है, क्वेश्चन काफी इजी है। तो यूनिट एंड डायमेंशन समझिए कि कोई भी स्टूडेंट को फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने में थोड़ा लग रहा है कि बड़ा डिफिकल्ट है, तो पूरे डिफिकल्ट में ये ध्यान रखें कि यूनिट एंड डायमेंशन आपको हमेशा क्लियर करना है, दिमाग में रहना चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन में कभी भी भूलने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन। और एक बात और, पूरा फिजिक्स, ये यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा फिजिक्स का कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर का सबसे पहला जो लेक्चर होगा बेसिक, वो उसमें यूनिट एंड डायमेंशन हिडन होगा, आएगा ही आएगा। अर्थात सभी चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन आएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन पूरे फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा यूनिट एंड डायमेंशन आएगा। वेक्टर एंड स्केलर फिजिक्स में पढ़ने, आप लोग 9th क्लास में पढ़ते थे कि भाई कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और जैसे ही 12th क्लास में जाएंगे तो मैथ में पढ़ना होगा वेक्टर एंड 3D। मैथ में पढ़ना है वेक्टर एंड 3D। तो वेक्टर एंड 3D से मिलाकर टोटल 15 नंबर तक का सवाल आता है। तो ऐसा पढ़ ले कि वेक्टर एंड स्केलर जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं यही चीज पूरा का पूरा आपको मैथ में पढ़ना होगा। मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन, अर्थात कोई भी ढेला पत्थर ले लीजिए हाथ में, एक स्ट्रेट लाइन में फेंकिए, सीधे फेंकिए, है ना, या किसी प्लेन में हवा में फेंकते हैं, ठीक है। प्लेन करने का मतलब ऐसा नहीं कि हवाई जहाज उड़ रहा है उसमें, आपके पास प्लेन करने का मतलब कहने है कि आपका जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो एक एक्स वाई प्लेन में कुछ जैसे मान लिया जाए यहाँ पर से मक्खी अगर उड़ता है तो वो एक प्लेन में है, उड़ रहा है, उसका कोई लाइन नहीं है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, कैसे जो मक्खी मच्छर जो कलम है तो कलम से ऐसे गया ऐसे, ये एक प्लेन हो गया। अगर इस बोर्ड के इसको एक्स एक्सिस उसको वाई एक्सिस, तो ये प्लेन हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में बॉडी का मूवमेंट, एक है स्ट्रेट लाइन में बॉडी का मूवमेंट, वो आपको पढ़ना मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन। फ्रिक्शन फोर्स चलते, अगर फ्रिक्शन फोर्स न रहे तो आदमी धरती पर खड़ा न रहे, चल नहीं पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स होने के वजह से ही आज पूरा एंटायर सिस्टम का हम लोग चर्चा कर सकते हैं। सब कोई है, अगर कोई रास्ता पर चलता है, जैसे कि केला का छिलका पर पैर पड़ता है तो गिर जाता है आदमी, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एकदम घट जाता है। मान लीजिए कहीं तेल गिरा हुआ, झपटल जा रहे हैं, तो वहां पर जैसे ही पैर पड़ेगा आप गिरने के टेंडेंसी बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो तो होना चाहिए था वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स आपको समझिए कि आपको गिरने से रोक रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स हर जगह जरूरी है, कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं है, लेकिन हर जगह फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स एंड लॉ, वर्क पावर एनर्जी जान ही रहे, वर्क चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी है। उसके बाद में सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? सर्कल में मोशन होना चाहिए, जैसे कृष्ण का सुदर्शन चक्र इस प्रकार से, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल बनता है, और थॉर का हैमर इस तरह से घुमाते हैं इस प्रकार से, जो कि आपको बनाता है वर्टिकल सर्कल। तो पार्टिकल एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है, एक वर्टिकल सर्कल में घूमता है, और उस तरह के जो मोशन बनते हैं उसको सर्कुलर मोशन। हेलीकॉप्टर में देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाने वाला डायना लगा हुआ है, एक वर्टिकल सर्कल बनाने वाला पीछे रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। इम्पल्स, मोमेंटम, कोलिजन, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, कहते हैं बहुत हाई मोमेंटम से आ रहा था। कोलिजन, टक्कर,
सेंटर ऑफ मास, मान लिया कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे कहाँ होगा, रोटेशन है ना, रोटेट करना। जैसे ये है यहाँ से यहाँ से इस तरह से कोई पार्टिकल गिर रहा है और यहाँ मान लिया जाए कि कांटी ठोका हुआ है, तो इस पर जाकर क्या हो जाएगा, जैसे ये ऐसे गिर रहा है और यहाँ पर जैसे कांटी ठोका हुआ तो इसमें फंसेगा, तो एक इस तरह से सर्कल बना, तो ये क्या होगा, रोटेशन। जैसे कि दरवाजा उरवाजा पर क्या रहता है, तो दरवाजा को बंद करते हैं खोलते हैं, तो ये क्या होता है, रोटेट करता है एक एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो रोटेशन पढ़ना है। ग्रेविटेशन, हम हर प्लेनेट का अपना अपना ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन के बारे में। इलास्टिसिटी, जैसे रबर को खींचते हैं तो उसमें एक्सपेंशन हुआ, छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने नॉर्मल वे में आ जाएगा, तो क्या वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, पार्टिकल जैसे कि इस तरह से ऑसिलेट करते हैं, तो एक पार्टिकुलर कंडीशन जहां पर इसको कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं, इक्वेशन पढ़ना है। सरफेस टेंशन, जो वाटर के केस में आएगा, सरफेस टेंशन, फ्लूइड, सरफेस टेंशन और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में ही सरफेस टेंशन आ जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स का टोटल 14 चैप्टर है जिसको पढ़ना है ना, ये मैकेनिक्स में है। उसके बाद हीट की बात करते हैं, तो हीट में क्या करना है, हीट एंड टेम्परेचर, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, एक्सपेंड करेगा। चेंज ऑफ स्टेट, कैलोरीमेट्री, तो जैसे चेंज ऑफ स्टेट, बर्फ बन गया पानी में, पानी बन गया वेपोराइज हो गया गैस में, है ना, तो सॉलिड बर्फ हो गया, सॉलिड पानी हो गया, लिक्विड गैस हो गया, तो सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये सारा जो करते हैं कैलोरीमेट्री, एक सिस्टम होता है जिसके तहत ये क्रिया किया जाता है। कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस का कैनेटिक थ्योरी, जैसे कि एक कंटेनर है उसमें गैस है, फिल है, तो गैस किस प्रकार से मूव करता है, वो आइडियल गैस है या रियल गैस है, इसके प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है, जैसे आइसोकोरिक, आइसोबारिक, है ना, ये सब चीज आपको पढ़ा था। आइसोटोप्स, ये सब आपको पढ़ने के लिए रहता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। साउंड, साउंड जो हम लोग बोल रहे हैं, तो साउंड मोशन, किस प्रकार से साउंड का मोशन पढ़ना है। इसके अंतर्गत स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड क्या होगा, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि इसमें पढ़ना चाह है कि किसी सॉलिड में, जैसे कि कोई सॉलिड में किस प्रकार से स्पीड होता है, किसी लिक्विड में स्पीड क्या होगा, गैस में साउंड का स्पीड क्या होगा। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दो वेव, साउंड क्या है, एक वेव, जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं, ये वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। तो जैसे कि 9th क्लास में आप पढ़े थे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसी से रिलेटेड है उन वेवों का सुपरपोजिशन। यहाँ पर वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कि धागा है ना, धागा खींच, दो इंड धागा को ऐसे बांध दिए और उसके बाद खींचते हैं, तो धागा में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स, मान लिया जाए कि एक इस तरह से बजाते हैं एयर कॉलम्स, इसमें वाइब्रेशन हुआ। डॉपलर इफेक्ट, साउंड टकराकर रिटर्न हो रहा है या सोर्स भाग रहा है, साउंड के सोर्स भाग रहा है, ये ऑब्जर्वेशन के पीछे, ऑब्जर्वर के पीछे, या ऑब्जर्वर भाग के आ रहा है साउंड ऑफ सोर्स के पीछे। तो ये टोटल चीज साउंड में पढ़ना है, ये पूरा हीट में पढ़ना है, और ये आपका मैकेनिक्स में है। जरा एक चीज गौर कीजिए, टोटल कितना है यहाँ, 14, 6, 20 और 6, 26। सोचिए 26 चैप्टर हैं 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ने के लिए, है ना, लगभग इतना ही, थोड़ा इससे कम है, वो है 12th क्लास में, ये पूरा सिलेबस है। अब जरा सोचिए कि जब आप 10th क्लास में थे तो फिजिक्स में मात्र 6 चैप्टर था और समय भी दिए 1 साल। 9th क्लास में भी इतना ही चैप्टर था, समय दिए लगभग, जितना 9th में दिए उतना ही लगभग 10th में भी दिए, है ना। अब 11th में आए हैं और 11th में आ गया 26 चैप्टर, कहाँ 6 कहाँ 26। तो मन में एक प्रश्न आएगा कि ये सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि जब अगर अभी मई का महीना है, 18 तारीख 19 तारीख जो लास्ट है, तो जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से आपके पास 6 महीना बचते हैं। और स्टूडेंट जैसे ही दिसंबर क्रॉस करता है, 2021 जैसे ही आएगा जनवरी, उनके दिमाग में आने लगता है कि अब हम 12 में चले गए, अब हमको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो बोर्ड का ही प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि 11 से तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो ये वो स्टूडेंट सोचते हैं जिनको सिर्फली बोर्ड देना है। लेकिन जिस स्टूडेंट को
11th अच्छी तरीका से पढ़ना है, या उनके सोच ये है कि अभी पढ़ाई हम करते हैं पॉलिटेक्निक सेक्टर में चले जाएं, तो ये जितना चीज इसमें 11th में टॉपिक में है कुछ ना कुछ फिजिक्स में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि 9th में आप वो सब टॉपिक नहीं है, जैसे कि मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, ये जो टॉपिक पढ़े तो 9th क्लास में जैसे पढ़ते ना एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, वी बराबर यू प्लस ए टी, ग्राफ पढ़ते थे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इस तरह का जो ग्राफ पढ़ते थे तो उसी ग्राफ को यहाँ फिर से पढ़ना है जो 9th क्लास में पढ़ रहे थे। वर्क पावर एनर्जी भी थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन भी थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़े हैं। तो इतने सारे टॉपिक है, समय कम है तो इतना क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि जैसे ही आप 10th क्रॉस कर जाते हैं तो आपके अंदर थिंकिंग लेवल हाई हो जाती है, आप ज्यादा चीजों को गेन करने लगते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इंक्रीज कर जाता है, इसलिए आप कम समय में ज्यादा कुछ गेन कर सकते हैं। लेकिन 9th 10th के स्टैंडर्ड में रहते हैं तो आपको ज्यादा समय में कम बातें गेन करते हैं, लेकिन अब आप कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर आपको होगा, ज्यादा कुछ गेन करेंगे अगर आप पढ़ाई के। हम ये सारा सिलेबस पूरा का पूरा इस बोर्ड पर क्लियर करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। जो स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके तरह और भी स्टूडेंट जरूरतमंदों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो हम सबसे पहला आज जो टॉपिक शुरू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से, है ना। ये सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। और दूसरी बात, जो भी डिस्कस हम करेंगे उसका एक ध्यान रखिएगा, जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको नोट्स क्लियर होते रहे, है ना। देखिए क्या हम शुरू करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, इसको हिंदी बोला जाता है मात्रक और विमा। क्यों जरूरत पड़ा यूनिट एंड डायमेंशन का, यूनिट और डायमेंशन का जरूरत क्यों पड़ा, इसके पीछे रीजन है कि हम लोग जो फिजिक्स में जितने भी लॉ है, जो भी नियम है, उन नियम को जानने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले हम इसको फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जितने भी नियम हैं, लॉ हैं, उसको किसी न किसी एक टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस टर्म को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। और फिजिकल क्वांटिटी के साथ जैसे कहते हैं ना किसी न किसी का सरनेम होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी को का एक प्रॉपर एक यूनिट होता है। फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, एक प्रॉपर यूनिट, कि यूनिट के आधार पर हम यह समझ सके कि उस फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। जैसे हर एक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति समुदाय के साथ उसका एक सरनेम होता है, पता चल जाता है कि वो किस चीज से बिलोंग कर रहा है। हमारे जो सोसाइटी है इसमें हर व्यक्ति का पता चल जाता है कि क्या है। उसी प्रकार से प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या है, एक यूनिट है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट हम लोग देते हैं वो दो चीज देते हैं, दो यूनिट होता है। जैसे कि आप बाजार में जाते हैं, कोई फल लेते हैं, मान लीजिए सेव लिए, अब सेव लिए 2 kg, तो ये केजी बता रहा है, क्या केजी बता रहा है मास को, कि मास में कितना क्या है, केजी क्या बता रहा है, मास को, अर्थात ये फिजिकल टर्म मास हो गया,
जिसको किलोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो किलोग्राम है उसकी संख्या कितनी है, वह है 2। अर्थात हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हाट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, संख्या में कितना है, हाउ मेनी टाइम्स कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, कौन सा, केजी। तो यूनिट को, फिजिकल क्वांटिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके यूनिट को, वो दो प्रकार से मिला होता है, एक नंबर में और एक उसका यूनिट में, ठीक है। अब जैसे किसी का लेंथ है, किसी का लेंथ है 6 फीट, है ना, क्या है, 6 फीट। 6 फीट कहने का मतलब क्या हो गया, ये फीट किसको बता रहा है, लेंथ को बता रहा है, और 6 क्या बता रहा है, उसकी संख्या बता रहा है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी केवल फीट से पता चल रहा है लेंथ के बारे में, और कितना लंबा है, कितनी लेंथ है, वो क्या बता रहा है, नंबर। तो एक कितना, एक क्या, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो आते हैं फिजिक्स में पढ़ना है, वो 2 प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है डेराइव्ड। फंडामेंटल को कहते हैं बेस, फंडामेंटल को क्या कहते हैं, बेस, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी। और सेकंड क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल किसको कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मास, मास किसी पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए किस पर है, क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर बोले हम स्पीड, तो स्पीड के बारे में क्या जानते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम, अर्थात स्पीड डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उसको डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट, जो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट रहता है उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी दोनों एक ही चीज है, और एक हो गया डेराइव्ड, ठीक है। हिंदी में फंडामेंटल क्वांटिटी को कहा जाता है मूल राशि, या मूल राशि, और डेराइव्ड क्वांटिटी को कहा जाता है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, क्लियर है कि कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी से के बारे में जान गए, किसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, किसको डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब आते हैं यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट का देखिए, हमारे पास 3 तरह के पहले सिस्टम आया था। कौन कौन सिस्टम आया था, एफपीएस सिस्टम, फिर आया सीजीएस सिस्टम, फिर आया एमकेएस सिस्टम। 3 तरह का सिस्टम आया, जिस सिस्टम के आधार पर हम फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट डिसाइड किए। सीजीएस, एफपीएस का मतलब क्या हुआ, एफपीएस का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस का मतलब हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। यही सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फुट किसको बता रहा है, लेंथ को,
फुट किसको बता रहा है? लेंथ को। पाउंड किसको बता रहा है? मास को। और सेकेंड तो टाइम को। अर्थात कहा गया लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम का यूनिट 3 सिस्टम से निकाला गया। वो 3 सिस्टम थे एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम के तहत लेंथ का यूनिट फुट हुआ, मास का यूनिट पाउंड हुआ, टाइम का यूनिट सेकंड हुआ। सीजीएस सिस्टम के तहत लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर हुआ, मास का यूनिट ग्राम हुआ और टाइम का यूनिट सेकंड हुआ। एमकेएस सिस्टम के तहत लेंथ का यूनिट मीटर हुआ, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये 3 सिस्टम थे। तो एक समय आया कि लोगों को, साइंटिस्ट को, हमारे वैज्ञानिकों को लगा कि 3 सिस्टम के तहत चलने से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्यों ना एक यूनिक सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत हर कोई उस सिस्टम के अंतर्गत आएंगे और उसी सिस्टम के अंतर्गत लेंथ को, मास को, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, कोई बोलेगा लेंथ का यूनिट फुट, कोई बोलेगा सेंटीमीटर, कोई बोलेगा मीटर, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सब वैज्ञानिकों का मत के अनुसार एक पार्टिकुलर, एक यूनिक बनाया गया सिस्टम जिसका नाम आया एसआई यूनिट। जिसका नाम क्या आया? एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म क्या है? ये एब्रिविएशन फॉर्म है। एसआई का है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसी को कहा गया एसआई यूनिट। ठीक है। तो 1960 के समय में वैज्ञानिकों का जो ग्रुपिंग हुआ था, जो मीटिंग हुआ था, उसके तहत एक सिस्टम निकाला गया। उस सिस्टम को बोला गया एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको शॉर्टकट में बोला गया एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट के तहत 6 फिजिकल क्वांटिटी हैं। कितने हैं? 6। ऐसा नहीं है, कितना है? 6 फिजिकल क्वांटिटी। 6 फिजिकल क्वांटिटी। कब की बात हम कर रहे हैं? 1961 के समय की बात है। ठीक है। तो ये 6 फिजिकल क्वांटिटी की बात हुई, तो जिसके अंतर्गत था लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ये 6 फिजिकल क्वांटिटी ही आया जो फंडामेंटल। ये 6 फिजिकल क्वांटिटी क्या था? फंडामेंटल या बेस। फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो 1960 के समय में यही जाना गया कि फिजिकल क्वांटिटी की संख्या 6 है, 60-61 के समय में। लेकिन 1972 के समय में ये जो 6 माना जा रहा था, 1960-61 के दौरान का पीरियड का था 6 फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन 1972 में बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की संख्या हो गई 7। फिजिकल क्वांटिटी की आज तक अब 7 ही फिजिकल क्वांटिटी, 1972 से लेकर आज तक अब हम लोग कितने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं? 7 फिजिकल क्वांटिटी। और 7 फिजिकल क्वांटिटी, 6 तो पहले से पढ़ ही रहे थे, 7वां इंट्रोड्यूस करके दिया गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस। 7वां क्या इंट्रोड्यूस किया गया? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ठीक है। तो टोटल आपके सामने फिजिकल क्वांटिटी की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 7। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी जो है ये फंडामेंटल है, ये 7 के 7 इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। इसी 7 के सहायता से हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी, अनदर फिजिकल क्वांटिटी को निकालते हैं, जिसको नाम दिया गया है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या दिया गया है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अभी हम बात किए स्पीड की, तो स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो बात कर रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है? डेराइव्ड यूनिट है। मोमेंटम क्या है? डेराइव्ड यूनिट है। लेकिन मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो जब ऐसा यूनिट की बात हुई तो 7 के 7 फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे डिसाइड किया गया वो देखिए।
देखिए, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी कौन हुआ? मास। और मास का यूनिट क्या हुआ? एसआई यूनिट, क्योंकि ऐसा अब तो हम लोग एसआई यूनिट में आ गया। एसआई यूनिट का जो सिस्टम था ना, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस सिस्टम को क्या कर दिया गया? इग्नोर। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है, अभी पढ़ा जाता है। जैसे फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, है ना, लेकिन पूछा जाएगा कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है डाइन। उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा कि वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। तो आपको सब पढ़ना है, सीजीएस यूनिट पूछा जाएगा कि किस दोनों यूनिट में कैसे रिलेट करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो एसआई यूनिट के तहत मास का यूनिट क्या डिसाइड कर दिया गया? किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोले केजी। लेंथ का यूनिट, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एम। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एस। का इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे ए। आपको याद होगा, आप 10th से 11th में आ रहे हैं, तो जब सोचिए 10th में पढ़ते थे, सबसे पहला चैप्टर जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर पढ़े थे, और इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम पढ़े थे। और ये भी पढ़े थे कि एक कूलम, 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम पर सेकेंड है। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? तो 1 एम्पियर बराबर कहते 1 कूलम पर सेकेंड। इसका मतलब 1 कूलम बराबर क्या हो गया? 1 एम्पियर सेकेंड। तो कूलम क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो चार्ज का यूनिट हुआ एम्पियर सेकेंड। चार्ज का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को बोला गया कूलम्ब, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट कौन है? इलेक्ट्रिक करंट है, ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये ध्यान रखना, एम्पियर सेकेंड को कूलम्ब बोला गया था। तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस टेम्परेचर, अभी या टेम्परेचर लिख देते हैं, टेम्परेचर का केल्विन, इसको क्या बोलता है? के। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी। फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसको बोला गया मोल, MOLE, और शॉर्ट में MOL लिखते हैं। तो देखिए अमाउंट ऑफ, ये जो मोल है, तो आप मोल कंसेप्ट के बारे में 11th क्लास में ही केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसका भी डिस्कशन होगा, ठीक है। तो मोल के बारे में आप 9th क्लास में ही पढ़े थे। 1 मोल एटम बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 1 मोल मॉलिक्यूल्स बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जो मोल हो रहा है, जो सबस्टांस की संख्या को बताता है मोल, तो उसको भी किस में लाया गया? एसआई यूनिट के अंतर्गत। तो हमारे पास कुल कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल है। ये सातों के सातों क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका यूनिट भी क्या कहलाएगा? फंडामेंटल यूनिट। ये एसआई यूनिट है। और इसी यूनिट के तहत, अब इसी एसआई यूनिट के, ये सब एसआई यूनिट के बेसिस पर हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालेंगे, तो उसका भी क्या निकलेगा? एसआई यूनिट ही निकलेगा, है ना। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए, जिसको हम एसआई यूनिट पता कर लिए। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद एक अलग यूनिट आया, वो आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या आता है? सप्लीमेंट्री यूनिट। ये क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट?
सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, ये एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, इस आर्क की लेंथ है l, और सेंटर पर, सेंटर ओ है जहां पर एंगल बनाया थीटा। तो थीटा बराबर क्या पढ़े थे, l/r। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री यूनिट हुआ। तो ये यूनिट जो होगा थीटा का, वो यूनिट ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, यहाँ पर यूनिट ऑफ थीटा रेडियन। क्या होगा, यूनिट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, रेडियन, ठीक है। सेकेंड होता क्या है, एक सॉलिड एंगल। ये तो प्लेन एंगल बन गया है ना, ये क्या है, प्लेन एंगल। ये थीटा को क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, क्योंकि इसी प्लेन पर है, इसी बोर्ड पर ना है, सर्कल, सर्कुलर आर्क। अब एक काम क्या कर रहे हैं, सॉलिड एंगल। किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कैसा है, जस्ट लाइक समझिए कि एक पैरासूट है, ठीक है। पैरासूट का इमेजिन कीजिए, पैरासूट से चारों तरफ से वायर खींचा होता है, एक पॉइंट तक आता होता है। इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया आर, इसका एरिया क्या हो गया, ए। जस्ट लाइक पैरासूट इस तरह से बना रहेगा, और बीच सभी एक जगह सेंटर पे आ रहा था, पैरासूट की तरह, है ना। तो यहाँ पर जो एंगल लिए हुए, ये सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया बटे आर स्क्वायर, एरिया बटा आर स्क्वायर। इसका आंसर होता है अस्टेरेडियन। इसका क्या होता है, अस्टेरेडियन, ठीक है। तो इस प्रकार से एक प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन, एक सॉलिड एंगल जिसका यूनिट अस्टेरेडियन, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है ना। तो एसआई यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, सीजीएस सिस्टम के सीजीएस यूनिट होता है, एसपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ये सब डिस्कस कर दिए। इन यूनिट के जानने के बाद हम लोग इसका डायमेंशन जानेंगे कि क्या होता है डायमेंशन, और उसके बाद डेराइव्ड यूनिट का, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन पता करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन, अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, डेराइव्ड यूनिट निकालते हैं, ठीक है। आप लोगों को धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल बटन प्रेस करेंगे, ताकि आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी मिल जाए, और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।